अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको प्रो टू स्पोर्ट्स प्रोग्राम में। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नजीब और आज भी एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। हमारी कोशिश होती है हम ओ टू स्पोर्ट्स के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स की जो टॉप न्यूज़ होती हैं, जो हॉट न्यूज़ होती हैं, जो सरगर्म खबरें होती हैं, उन पे कुछ बात करें। हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी कुछ मेहमान मौजूद होंगे उन खबरों पे बात करने के लिए, उन स्पोर्ट्स पे बात करने के लिए, और हम तफसीली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का। और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों की बड़ी उम्मीद है इस वक्त के पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ऊपर जाएगी, क्योंकि जो इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक खुद स्पोर्ट्समैन, बड़ा नाम एक स्पोर्ट्स के हवाले से इमरान खान साहब, और बड़ी लोग दिलचस्पी भी लेते हैं। हमें आपको डिफरेंट इवन कि कोविड भी चल रहा है, लेकिन अब चूंकि सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो गई हैं एसओपीज़ के साथ, और यही कोशिश की जा रही है कि जो तमाम तर स्पोर्ट्स हैं कंट्री में वो एसओपीज़ के साथ उनका ख्याल रखते हुए उनको जो है वो चलाया जाए साथ साथ। और उस पर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ थ्रू आउट द ईयर भी नज़र आती हैं। मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं। आप हॉकी की बात करें, जैसे हमने किसी स्क्वॉश की बात करते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता उनकी सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। क्रिकेट पूरा सीज़न पीछे हुआ मुनाकिद कराया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो इस तरह आपको अब जो है वो रवानी के साथ, चूँकि कोविड का एरा है और अब वैक्सीनेशन का अमल भी चल रहा है, मैं इसकी तरफ तो नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टी नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अब स्पोर्ट्स की दुनिया भी अपने कदम आगे की जाने बढ़ा रही है। हमारे साथ स्टूडियो में सबसे पहले मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराता चलूँ, उनका तारुफ कराएंगे, फिर उनसे बात करेंगे आज के कुछ चीदा टॉपिक्स जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले जी हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान शिराजी साहब, बहुत सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न से मुंसलिक हैं और बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। और वक्तन फ़वक्तन आप उनको हमारे ऑक्सीजन टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोग्राम ओ टू स्पोर्ट्स में देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। वेलकम जनाब। और इसके साथ स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, बड़ी आप इनको पाकिस्तान के डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देखते हैं, पीटीवी पे भी आपको नज़र आते हैं, क्रिकेट पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। अली मेहदी भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, हमारे साथ बल्कि प्रोग्राम में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जनाब वेलकम। सो जनाब सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि स्पोर्ट्स का प्रोग्राम हो और क्रिकेट की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले क्रिकेट से आगाज़ करते हैं। इससे कबल प्रोग्राम में हमने बात की थी कि पाकिस्तान का जो साउथ अफ्रीका का टूर था उसको हमने कुछ और जावियों से कवर करने की कोशिश की थी। इस पर हम कुछ और तरह से इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल कम्बिनेशन हो सकता है पाकिस्तान की टीम का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, जहाँ पर हमने T20 और ODI मैचेस खेलने हैं, क्योंकि और ओवरऑल जो एक जेनेरिकली हमें एक फील आती है, जो समझ आती है, उसमें ODI स्क्वाड हमें थोड़ा वीक लगता है कंपेयर टू द T20s। और फिर सऊद शकील का जो है वो इंजर्ड हो जाना, मिडिल ऑर्डर पहले ही कमज़ोर नज़र आ रहा था, फिर मज़ीद वीक हो गया है। हारिस सोहेल नहीं है, इस पर काफ़ी ज़्यादा अभी तक लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि वो कैसे ड्रॉप हो गए। सो इस पर बहुत सारे सवालात और अपने एक्सपर्ट से इस पर हम बात करेंगे। तो शिराजी साहब, सबसे पहले अगर हम T20 की तरफ चलते हैं और आपकी ओपिनियन लूँगा, ओवरऑल पाकिस्तान का T20 स्क्वाड आपको कैसा लग रहा है? गो के आप देखें तो जनूबी अफ्रीका के T20 स्क्वाड में भी काफ़ी सारे नए नाम शामिल हैं। देखिए अहमद, इसकी बात मैं सिर्फ इतनी कहूंगा कि ये स्क्वाड और बेहतर हो सकता था। ये नहीं कह रहा कि बुरा है, लेकिन ये जितना अच्छा सिलेक्ट किया गया है इससे ज्यादा अच्छा सिलेक्ट किया जा सकता था। कुछ नाम ऐसे हैं, जिस तरह अभी आपने वनडे टीम के लिए, इसी तरह कुछ T20 में भी ऐसे नाम हैं जिनको लाया जा सकता था, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ले और कुछ दो की पॉलिसी अपनाई गई है, कुछ बातें मानी गई है। जिस तरह वो वसीम अकरम ने, वैसे तो वो भी कहा है कि मेरा इस तरह का, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन वसीम का जो ट्राइका था उसके बाद चीजें काफी सारी चेंज हुई हैं। और आपने सिलेक्शन में भी देखा कि वही प्लेयर जिनके बारे में हमारे चीफ सिलेक्टर पहले ये कह रहे थे कि उसकी फिटनेस नहीं ठीक, उसकी कारकर्दगी नहीं ठीक, उसके जो एनालिसिस वो दे रहे होते हैं, वो लैपटॉप रख के, वो पिछली अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो उसमें जो चीजें थी वो अभी भी उनमें वही मौजूद है। बल्कि अगर फिटनेस की बात करूं तो कुछ प्लेयर्स की फिटनेस और ज्यादा खराब हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें फिर रख लेना और फिर उन पे जवाब ना देना, तो मेरे ख्याल में सिलेक्शन और ज्यादा बेहतर हो सकती थी अगर चाहा जाता, लेकिन उसमें कंप्रोमाइज किया गया। अच्छा शिराजी साहब, मुझे ये बताएं कि ये थोड़ा नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा? इसके दो पहलू हैं कि शर्जील खान की वापसी हुई है पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में। मैं इस पे काफ़ी लोगों ने बात भी की, मैंने भी सोशल मीडिया पे ये चीज़ थोड़ी बहस जो है वो लोगों के सामने रखी कि इसमें दो पहलू हैं
कि एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थोड़े से जो प्लेयर टेक्निकली अच्छे होते हैं या अच्छा खेल सकते हैं उनके लिए नरम रवैया रखना, जैसे माजी में आमिर के लिए रखा गया और अब यहाँ पर आप देखें कि शर्जील खान को की सज़ा 5 साल से कम करके 2.5 बरस कर दी गई और फिर उसके बाद उनको फ़ौरन से पहले PSL में मौका मिला, फिर उसके बाद अब नेशनल टीम में भी आ गए। तो दो चीज़ें, एक तो ये कि आप वो प्लेयर जो कि फिक्सिंग के इल्ज़ाम में जिनको सज़ा हो चुकी है उसको फ़ौरन से टीम में वापस ले आना, हमने माजी से कितना सबक सीखा, या ये कितना नेगेटिव मैसेज आएगा यंगस्टर्स को कि आप एक जुर्म करें, आपके मुल्क में कानून बहुत कमज़ोर हैं, छोटी सज़ा मिलेगी फिर वापस आ जाएं। एक तो ये, और दूसरा सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि फ़िटनेस जो आप शर्जील खान जितने अनफिट, जितने उनका आपको ओवरवेट नज़र आते हैं, कितना नेगेटिव मैसेज जाता है ये उन यंग खिलाड़ियों को जो अभी क्लब लेवल पे अंडर 19 या अंडर 16 लेवल पे मौजूद हैं, जिनको तो कोच कहता है कि आपने अपने आप को फिट रखना है, लेकिन जब वो नेशनल टीम की तरफ देखते हैं कि एक ऐसा प्लेयर जो इस फिटनेस के साथ भी टीम में आ गया, तो कितना नेगेटिव मैसेज आएगा ये? अमर, पहली जो बात आपने की, मेरे ख्याल में जो लड़के पाकिस्तान के लिए खेलने की बजाय पाकिस्तान के साथ खेलते रहे हैं, यानी मैं फिक्सिंग की बात कर रहा हूँ और बाकी इसी तरह की बैड एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में उनके लिए पाकिस्तान टीम में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होना चाहिए। चाहे वो शर्जील खान हो, चाहे वो मोहम्मद आमिर हो, चाहे वो सलमान बट हो। सलमान बट बाहर बैठा हुआ है, कुछ के लिए तो आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है और कुछ के लिए आपने बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है। तो मेरे ख्याल में ये सब के लिए होने चाहिए। ये आपने एग्जाम्पल सेट करनी है, एक दफा एग्जाम्पल सेट कर देंगे उसके बाद कोई इस तरह का काम नहीं करेगा। लेकिन जब आप इसी तरह रिलैक्स करेंगे तो आपने बिल्कुल बात सही कही कि यंगस्टर के क्या पैगाम जाएगा, वो कहेंगे हम भी करेंगे, हमारी अगर लॉबी मजबूत है हम पहले लॉबी में आ जाएं, उसके बाद यही काम करें, फिक्सिंग करें और उसके बाद हम फिर टीम के अंदर मौजूद होंगे। तो मेरे ख्याल में ये स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि जो भी पाकिस्तान के साथ खेले उसको फौरन निकाल देना चाहिए और उस पर लाइव बैन होना चाहिए। जहां तक आपने अगली फिटनेस की बात की, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पहले आप फिट हो फिर आप नेशनल टीम के लिए आप यानी आए, नेशनल टीम की तरफ से खेलें। आप ये देखें कि नेशनल टीम में आके आप कहें कि मैं फिट हो जाऊंगा, ये कोई बात नहीं है। आप पहले अपनी फिटनेस को बरकरार रखें और फिटनेस दिखाएं, उसके बाद आप नेशनल टीम का हिस्सा बने। अभी आप जितना मर्जी यूनुस खान को उठा के पूरे ग्राउंड का चक्कर लगा लें या बाकी चीजें कर लें, आपकी पहले फिटनेस क्या है? आप पिछले साल PSL खेले, उसके बाद इस PSL तक 1 साल में आपने क्या किया? आपका वजन 1 किलो बढ़ गया, आपका पेट पहले से बढ़ गया, आपकी फिटनेस वो वाली नहीं है, तो आपने 1 साल क्या किया? क्या आपने ये शर्त रखी हुई थी कि मैं नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होऊंगा तो उसके बाद मैं अपने आप को फिट करूंगा, उसके बाद मैं 10 kg अपना कम करूंगा? ये एथलीट ऐसे नहीं होते। एथलीट पहले करते हैं, उसके बाद उनको रिवार्ड दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में मैं कहूंगा कि बदकिस्मती है कि पहले उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनकी बातें मानी जाती है, उसके बाद उनको यानी किया जाता है, टीम में ला के फिर फिट किया जाता है। जबकि दुनिया में ये होता है कि वो फिट होते हैं और फिर टीम में आते हैं। बिल्कुल ठीक। अली मेहदी, मैं यही दो सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा, आपके इस हवाले से क्या राय है, आप इसको किस तरह से जांच रहे हैं इन दो मामलात को, कि जो शर्जील खान की इंक्लूजन के साथ जो मैसेज गया है पाकिस्तान के यंगस्टर्स को, जो कि स्पेशली यंग प्लेयर्स हैं, पूरी नेशन को जो मैसेज गया है, आप क्या राय रखते हैं इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं अरसलान शराजी साहब के साथ बिल्कुल अग्री करूंगा। देखें, ये बहुत नेगेटिव मैसेज है, बहुत नेगेटिव वाइब है कि आप जो हैं, आप जो प्लेयर्स जिन्होंने फिक्सिंग की है उनको आप एक मौका दें। मैं बिल्कुल अरसलान के साथ इसके साथ अग्री करूंगा और मैं खुद अपनी राय देना चाहता हूं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो भी फिक्सिंग करे, जो भी करप्शन की तरफ जाएं, उनको नहीं मौका देना चाहिए, उनको लाइफ बैन देना चाहिए, क्योंकि ये आप एक बहुत ख़राब एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो नया टैलेंट है कोई एग्जाम्पल सेट करे। एग्जाम्पल है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए करप्शन पे, कोई मौका नहीं होना चाहिए उसके लिए। जो भी मैच फिक्सिंग करेगा उसको लाइफ बैन मिल जाना चाहिए, ताकि ये आप एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट करें क्रिकेट के लिए, अच्छा प्रेसिडेंट सेट करे PCB के लिए। PCB को सेट करना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल देखें, इधर भी फिक्सिंग हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, जो 2 प्लेयर्स थे, स्टीव स्मिथ और साथ में डेविड वार्नर, ठीक है उन्होंने गेम के रेपुटेशन को एट स्टेक किया था, लेकिन उनको भी नहीं मौका देना चाहिए था। मेरे ख्याल से जब तक आप पूरी तरीके से ये नहीं निकालेंगे, जब तक एक जीरो टॉलरेंस और लाइफ बैन आप नहीं देंगे फिक्सिंग प्लेयर्स जो फिक्स करते हैं, उस वक्त तक ये चलता जाएगा। इस तरह के हमें
नजर आते जाएंगे, स्पॉट फिक्सिंग हो चाहे सैंड पेपर गेट हो, इस तरह के इंसिडेंट्स हमें नजर आते जाएंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए और शर्जील खान जैसे प्लेयर्स को आपको नहीं वापस लाना चाहिए। और जो दूसरा आपका सवाल था उसके मुतल्लिक मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें हमारी फिटनेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी आप देखें कौन सी टीम सबसे दुनिया के सबसे बेहतरीन टीम्स अभी खेल रहे हैं, इंडिया और इंग्लैंड खेल रहे हैं, उनके सारे जो प्लेयर्स हैं कितने फिट हैं, उनमें कोई आपको ऐसा प्लेयर नहीं नजर आ रहा जो जिसके कोई फिटनेस के इश्यूज है। इधर हम एक ओवरवेट प्लेयर को ला रहे हैं जिस तरह शर्जील खान है। शर्जील खान नो डाउट बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जब तक वो फुली फिट नहीं होगा आप किस तरह उसको मौका दे सकते हैं। अब T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में हो रहा है साल, अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होते। जब तक प्लेयर्स फिट नहीं होंगे तो आप T20 कैसे वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जितनी भी अच्छी बैटिंग करे, जब तक उसकी फिटनेस नहीं ठीक होगी, जब तक वो उसकी वेट नहीं ठीक होगी, आपको नहीं मौका देना चाहिए और उसको जब तक वो अपने फिटनेस को प्रूव ना करे। जी, अपने फिटनेस को प्रूव ना करें, उनको मौका नहीं देना चाहिए। दोनों जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इस वक्त पैनल पे, उनका राय मुत्तफिक है इस हवाले से कि शर्जील खान को जो टीम इंक्लूड किया गया, अब लेट्स सी कि वो परफॉर्म कैसा करेंगे आने वाले जो सीरीज़ है, और आया कि उनको जो मिसबाह के मैनेजमेंट उनके ऊपर ट्रस्ट करेगी, यानी कि उनको प्लेइंग 11 में चांस देगी या नहीं देगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। बहरहाल आगे अगर हम थोड़ी सी बात करें तो कुछ पॉसिबल कम्बिनेशन पर भी हम बात करेंगे, जो पाकिस्तान का क्या कम्बिनेशन, सबसे पहले T20 की बात करेंगे और फिर हम ओडीआईज़ की तरफ कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है पाकिस्तान की टीम का। अगर हम T20 की बात करें तो अगर शर्जील को ओपन करवाया जाता है और रिजवान हमें नजर आ रहे हैं जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान के लिए जो रिसेंट सीरीज थी PSL से लेके उससे पहले न्यूजीलैंड में भी और फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी वो ओपन करते हुए आ रहे हैं और बहुत कामयाबी के साथ उन्होंने ओपनिंग की स्लॉट पे जो रोल उनको दिया गया उससे उन्होंने जस्टिस किया। फिर शर्जील और रिजवान हमें नजर आते हैं जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है T20 में ओपन का। फिर 3 पे बाबर आजम, क्योंकि हमने इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी नंबर 3 पे आते हुए देखा। आइदर ये कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है, माइट भी रिजवान को वन डाउन कर दिया जाए, बाबर ओपन पे आ जाए, तो ये एक फ्लेक्सिबल हमें यहाँ पर स्पॉट नजर आता है। नंबर 4 पर जो हैं वो हमारे इस वक्त T20 के बेस्ट बैट्समैन हैं मोहम्मद हफीज़, वो में नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली वो आपको यहाँ पर मिडल में खेलते हुए नजर आएंगे और लीडर ऑफ द मिडल ऑर्डर होंगे डेफिनेटली मोहम्मद हफीज़। जिस हाई स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए एक की प्लेयर की हैसियत रखते हैं। फिर मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह PSL में ओपन पे तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन लेट ऑर्डर में या मिडल ऑर्डर में आके जिस तरह कुछ मैचेस फिनिश किए और जिस तरह पावर हिटिंग का मुजाहरा किया था हैदर अली ने, तो वो एक कंटेंडर नज़र आ रहे हैं हमें यहाँ पर मिडल ऑर्डर में खेलने के लिए, कि शायद उनको मिडल ऑर्डर में शुरू में नए बॉल से अगर वो आउट हो जाते हैं तो मिडल में आके वो उसी तरह से एक हाई स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग्स को मोमेंटम दें या पहले से मोमेंटम को पकड़ के कैरी करें। हैदर अली की एक ऑप्शन नज़र आ रही है। और फिर जो नंबर 6 का स्लॉट है उसमें 2 प्लेयर्स हैं, किस पे मैनेजमेंट ट्रस्ट करेगी स्टिल ये इस पे तो कुछ बात हम कंफर्म बात नहीं कह सकते हैं। अभी आसिफ अली हैं और दानिश अजीज हैं, दोनों के अपने अपने प्लस हैं। आसिफ को थोड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस है लेकिन इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं है, काफ़ी चांसेस मिले हैं, एक बार फिर उनको लाइफ लाइन मिली है कि उनको कंटिन्यू किया गया यहाँ पे। और दानिश अजीज का ये प्लस है कि वो एक तो फॉर्म में है थ्रू आउट द सीजन, आपने देखे नेशनल T20 से लेके पाकिस्तान कब तक बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं फॉर्म में। दूसरा वो एक एडिड आपको एक ऑप्शन देते हैं जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन का है, दानिश अजीज की हम बात करें। नंबर 6 पे फिर शादाब हैं। अब शादाब भी एक ऐसे बैट्समैन है जो बड़े फ्लेक्सिबल हैं बैटिंग ऑर्डर के अंदर, अगर आपको थोड़ा तेज खेलना है तो इनको आप ऊपर भी प्रोमोट कर सकते हैं या आपके ऊपर तले विकेटें गिर गई हैं तो भी इनको आप ऊपर प्रोमोट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही जा रहा है तो इनको लेट ऑर्डर में भी आप खिला सकते हैं। तो स्टिल ये एक फ्लेक्सिबल ऑप्शन हमें नजर आता है शादाब खान, जो कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। प्लेइंग 11 में फ़हीम अशरफ हैं, बहुत अच्छी फॉर्म है थ्रू आउट द सीजन, आपने देखा कि अक्रॉस द ऑल फॉर्मेट्स इन्होंने अपनी बॉलिंग भी एक अच्छी रही लेकिन जो टॉक ऑफ द टाउन रहा वो इनकी बैटिंग रही, बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। फिर फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं लेकिन 2 ऑप्शन हमें यहाँ पर यकीनी नजर आते हैं जिनके साथ पाकिस्तान जाएगा कम अज़ कम इब्तिदा के T20 मैचेस में, जिसमें शाहीन आफरीदी और हसन अली का ओपनिंग बॉलिंग पेयर है। फिर थर्ड बॉलर जो है वो कौन होगा ये डिसाइड होना बाकी है, आइदर के हो सकता है किसी मैच में आप हारिस रऊफ को देखें और किसी मैच में आप हसनैन को देखें और फ़हीम अशरफ जो कि पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि अब साउथ अफ्रीका में स्पिनर के लिए उतनी मदद नहीं होती तो वहाँ पर शायद आप या तो ना देखें या किसी कम मैचेस में देखेंगे उस्मान कादिर को, क्योंकि शादाब खान अब नायब कप्तान भी हैं, टीम का हिस्सा भी हैं। इसी कम्बिनेशन के ऊपर हम मजीद बात भी करेंगे क्योंकि हमने चलना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक से लौट कर आएंगे जो हमने जिस कम्बिनेशन की बात की है T20 की, इस पे हम थोड़े अपने एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे, वो किस तरह देख रहे हैं कम्बिनेशन को, उनके ख्याल में क्या ऐड या माइनस हो सकता है। लेकिन इस वक्त जा रहे हैं हम ब्रेक पर, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान के कुछ कम्बिनेशन के हवाले से T20 की। मैं एक बार रिपीट कर दूं कम्बिनेशन, फिर जल्दी से सवाल करूंगा अपने सारे एक्सपर्ट से, उनके ओपिनियन जानेंगे जल्दी से। शर्जील खान, रिजवान हमें ओपन पे नजर आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर जो में बनता नजर आ रहा है, बाबर, फिर मोहम्मद हफीज़ 4 पे, 5 पे हैदर अली, फिर 6 पे आसिफ अली या दानिश, कोई एक चूज हो सकता है, शादाब खान, फ़हीम अशरफ हमें नज़र आ रहे हैं। 2 ऑलराउंडर के ऑप्शन है, मोहम्मद नवाज़ और फ़हीम अशरफ की, क्योंकि फ़हीम अशरफ की फॉर्म भी और जिस तरह साउथ अफ्रीका में इतने स्पिनर के लिए हेल्प नहीं होती, तो लगता है कि फ़हीम अशरफ प्रेफर होंगे। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और फिर जो हसन अली और शाहीन अफरीदी तो आपके कन्फर्म फास्ट बॉलर होंगे, लेकिन हारिस और हसनैन में से कौन खेलेगा, किसको प्रेफरेंस मिलेगी, ये डेफिनेटली टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। तो मैं सबसे पहले अरसलान शराजी साहब के पास आऊँगा। शराजी साहब, कैसा लग रहा है आपको कम्बिनेशन? आपके ख्याल में कौन से खिलाड़ी प्रेफर हो सकते हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस कम्बिनेशन को? देखें, जब शर्जील को लाया गया तो उसमें एक बात उस वक्त सोशल मीडिया पे भी और हमारे एक्सपर्ट भी ये कह रहे थे कि ये जो हमारे कैप्टन है बाबर आजम, वो अपने से प्रेशर हटाना चाह रहे हैं। जैसा कि एक हमने कराची किंग्स के मैच में देखा कि किस तरह दोनों जब ओपनिंग कर रहे थे तो किस तरह वो लेके चल रहे थे, और जब स्ट्रगल कर रहे थे बाबर आजम तो उस वक्त वो पूरी तरह, जिसमें सेंचुरी स्कोर की थी जिस मैच में उसकी बात कर रहा हूँ, तो बाबर ने 67 की और वो सेंचुरी कर गए, क्योंकि हालांकि वो स्टार्ट में उनका स्ट्राइक रेट कोई अच्छा नहीं था। तो मेरे ख्याल में तो बाबर आजम को ओपनिंग करनी चाहिए, वो शर्जील के साथ हो या वो रिजवान के साथ हो, तो बाबर आजम जिस तरह ओपनर आते हैं उसी तरह आना चाहिए, और हैदर अली को मेरे ख्याल में वन डाउन आना चाहिए। आप अगर पिछला सीजन देखें, आप मेरे से बेहतर पीएसएल को देखते हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो अगर हैदर अली बना है, उसमें नो डाउट उसमें बाकी चीजें अपनी जगह पे, जो कंसिस्टेंसी दी थी पेशावर जल्मी ने उसे वन डाउन पे, वो मेरे ख्याल में सबसे मेरे ख्याल में की पॉइंट था कि वो उसने फिर परफॉर्म किया। पहले वो इस तरह नहीं भी परफॉर्म कर सका था, थोड़ा फ्लॉप हुआ, लेकिन जब उस कंसिस्टेंटली नंबर वन डाउन पे लाया गया तो वो उसने परफॉर्म किया, और मेरे ख्याल में उसके बाद आप हफीज को रख लें, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद आप रिजवान को ऊपर नीचे कहीं भी आप मिडिल ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं या लोअर मिडिल ऑर्डर में भी सेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में रिजवान को वहां पे लाना चाहिए जहां पे पाकिस्तान को तेज रन की जरूरत हो, वो जब चेज कर रहे हो या जब 16वां 17वां ओवर लगा होता है, जब पहले खेल रहे होते हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोअर मिडिल ऑर्डर में, और कभी जरूरत पड़े तो उसे मिडिल ऑर्डर में भी लाया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में हफीज जिस प्राइम फॉर्म में है, तो मेरे ख्याल में हमें किसी और की मिडिल ऑर्डर में इस तरह जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लोअर मिडिल ऑर्डर में जरूरत पड़ेगी। अगर आगे आप जाके देखते हैं तो मेरे ख्याल में मैं पहले भी एक दफा ऑक्सीजन पे ये कह चुका हूं कि जिस प्लेयर की हमारी टीम में जगह नहीं होती उसे हम कैप्टन या नायब कैप्टन बना देते हैं। तो वही बात मैं कहूंगा कि हमारे जो नायब कैप्टन है, मेरे ख्याल में तो उनकी T20 में अभी जगह नहीं बनती थी इस टूर पे, तो लेकिन वो नायब कैप्टन है तो वो तो खेलेंगे, तो वो उसके बाद आएंगे। और उसके बाद जो आपने बॉलर्स का कहा है, तो मेरे ख्याल में हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी तो ऑब्वियस हैं, वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उनके साथ मुझे हारिस रऊफ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यही हमारा कॉम्बिनेशन है जो मुझे लग रहा है कि इस तरह होना चाहिए। ठीक है, अली मेहदी की तरफ चलेंगे। जी अली, मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में हैदर के लिए बेस्ट सूटेड स्पॉट कौन सा है, और आप ये बताइए कि आपके ख्याल में कि रिजवान फिर कहाँ बैट करना चाहिए? आइडियली रिजवान को क्या ओपन करना चाहिए या मिडिल ऑर्डर में वो उनको ड्रैग किया जा सकता है? देखिए, मैं तो डिसएग्री करूंगा। मैं तो कहूंगा कि रिजवान को ओपनिंग करना चाहिए। इसकी एक वजह है, देखो अगले पिछले 6 महीने देखें तो आपका दुनिया का सबसे बेहतरीन T20 बैट्समैन कौन रह चुका है, चाहे इंटरनेशनल हो, पाकिस्तान के लिए हो या PSL के लिए, वो रिजवान हो चुका है। जितना अच्छा फॉर्म उसने दिखाया है, उसको अगर हम मूव करेंगे अभी, तो हम नहीं चाहते कि वो जो कंसिस्टेंसी, वो फॉर्म है, वो थोड़ा डिसरप्ट हो। वो चाहते हैं कि वही कंसिस्टेंसी के साथ वो चलता रहे। और मेरे ख्याल से अगर वो उसके साथ कंबाइन करें, शर्जील खान करें, तो वो 2 डिफरेंट किस्म के बैट्समैन, जो रिजवान है वो एक तो जो है ग्राउंड शॉट पे खेलते, साथ में टेम्पो इंक्रीज भी करते हैं, लेकिन अपनी विकेट नहीं गिव अवे करते हैं। साथ साथ में जो दूसरे हैं शर्जील खान, वो तो छक्के मारने की कोशिश करेंगे, वो बहुत अच्छे मारने की। और जो बाबर आजम है, बाबर आजम को आप नंबर 3 पे ला सकते हैं। बाबर आजम इसलिए नंबर 3 पे ला सकते हैं, ऑब्वियसली ही इज द कैप्टन, और साथ साथ में वो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि रिजवान को अभी चेंज करना चाहिए, बिकॉज रिजवान ने बहुत अच्छा खेल रहा है। अभी टॉप स्कोरर रह चुके थे PSL में, और साथ में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका उसने भी वो मैन ऑफ द सीरीज थे। तो रिजवान तो अपनी जगह उसको होना चाहिए, उसके साथ शर्जील होगा। नंबर 3 पे बाबर आजम जो कप्तान है, वो उनको रहना चाहिए। लेकिन नंबर 4 पे हफीज को होना चाहिए। आई थिंक हफीज रिजवान के साथ बेस्ट बैट्समैन रह चुके हैं।
यस वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं खेले थे, लेकिन उन्होंने कुछ दिखाया था पीएसएल में कि वो कितने बेहतरीन खिलाड़ी थे। साथ में अगर फिर आप हैदर अली को, यस उसको थोड़ा आपको वो करना चाहिए, थोड़ा-सा वर्सेटिलिटी अपनी दिखानी पड़ेगी। उसको आप नंबर 5 पे जिस तरह आपने मेंशन किया था, वो कर सकते हैं। वो 360 डिग्री आर पे खेलते बहुत अच्छे खेलते हैं, तो आई थिंक नंबर 5 पे वो होने चाहिए। नंबर 6 पे मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी हम ट्राई एंड टेस्ट कर रहे हैं, हम दोनों आसिफ अली को भी मौका दे सकते हैं, दानिश अजीज को भी दे सकते हैं, दोनों को हम अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, क्योंकि देखें आसिफ अली को हम बहुत चांसेस मिल चुके हैं। अगर वो एक दो बार एक और मौका देंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चला तो फिर दानिश के साथ जाना चाहिए। फहीम बहुत जबरदस्त खेल रहे, मोस्ट इंप्रूव बैट्समैन है हमारे। उसके बाद जो है हमारे बॉलर्स, जिस तरह आपने कहा था, हसन अली को रहना चाहिए, साथ में शाहीन शाह अफरीदी जो बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रह चुके हैं। और ठीक है, मुझे पता है आप कह रहे हैं कि आपको स्पिनर की जरूरत नहीं है साउथ अफ्रीका, लेकिन मेरा जो राय है बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल से आपको एक स्लो बॉलर की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा चेंज करने के लिए। आप देखें आप कहाँ खेल रहे हैं, आप जोहानिसबर्ग में और सेंचुरियन में खेल रहे हैं। जोहानिसबर्ग थोड़ा तेज है, लेकिन सेंचुरियन में कभी कभार थोड़ा सा टर्न मिल जाता है। तो आपको मेरे ख्याल से, क्योंकि उस्मान कादिर बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, उसको आपको एक मौका देना चाहिए। और जहां तक शादाब का ख्याल है, मेरा ख्याल है अगर मैं होता तो मैं शादाब को ड्रॉप करता, क्योंकि शादाब जो है अभी नायब कप्तान की हैसियत की वजह से खेल रहे हैं, तो उसको ड्रॉप करना चाहिए। और अगर मेरे बस में होता तो मैं कहता कि उस्मान कादिर को खेलना चाहिए, बिकॉज वो उनकी गूगली और उनके जो टॉप स्पिन और लेग स्पिन बहुत अच्छा वो बॉलिंग कर रहा है। जनाब, बात हुई कुछ शादाब खान के हवाले से, इसी पे मैं अवैस खटक की तरफ आऊँगा जी। अवैस खटक ने हमें ज्वाइन किया है, ये रेडियो ब्रॉडकास्टर हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और ख़ुद बड़ी इन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है काफ़ी तवील अरसे तक के लिए, तो ख़ुद ख़ासतौर पर क्रिकेट पर बहुत अच्छी बात करते हैं। अवैस आपको पहले वेलकम कहेंगे। थैंक यू सो मच अहमद, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अवैस, मुझे ये बताएं कि अभी हम जिस तरह शादाब खान की बात कर रहे थे, नायब कप्तान उनको बना दिया गया, लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पास्ट 2 ईयर्स में देखेंगे तो बॉलिंग की बहुत ही वर्स्ट परफॉर्मेंस है, आप अगर इनके नंबर्स देखते हैं। और T20 में अगर आप रिसेंटली देखेंगे तो PSL में भी आप जिस तरह उनकी बॉलिंग रही है सबके सामने है। बैटिंग में भी उस तरह से कोई बड़ी इनिंग्स अब तक PSL के जो इस सीजन में जो मैचेस खेले थे नहीं खेल पाए। आपको क्या लगता है कि शादाब खान के होने से उस्मान कादिर जो बड़ा अच्छा चल रहा था पाकिस्तानी टीम के साथ, PSL में भी अच्छी बॉलिंग की, वो उसका सारा रिदम नहीं टूट जाएगा, सारा वो एक कॉम्बिनेशन खराब हो गया शादाब के आने से, जो एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर उसको फिर आपने नायब कप्तान में बना दिया? जी अमर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए शादाब खान जो है अनफॉर्चुनेटली जब से उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज़ किया, एज ए लेग स्पिनर उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, फिर आगे बैटिंग में कुछ इंप्रूवमेंट उन्होंने PSL में तो ज़रूर दिखाई, लेकिन इंटरनेशनल करियर में अगर हम शॉर्टर फॉर्मेट में देखते हैं तो ऐसा उनकी कोई बड़ी परफॉर्मेंसेज नहीं है जो आप ऑलराउंडर से एक्सपेक्ट करते हैं। जिस नंबर पर उसकी बैटिंग आती है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैच को फिनिश भी कर सकते हैं, ये सलाहियत उनमें होनी चाहिए। लेकिन ऑब्वियसली PSL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर उनको हमने ये समझना शुरू कर दिया कि अब वो ऑलराउंडर पूरे बन चुके हैं। माजी में हम लोगों ने जब मिसबाह उल हक साहब चीफ सेलेक्टर थे तो उनके बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये सुना था कि टीम में आपके पास जो ऑलराउंडर होना चाहिए, सो ऑलराउंडर की डेफिनेशन उन्होंने यही बताई थी कि या तो वो पूरा बॉलर हो या पूरा बैट्समैन हो। अनफॉर्चुनेटली शादाब खान ही इस कैटेगरी पे फॉल नहीं करते, क्योंकि ना शादाब खान हमें पूरे जेन्युइन लेग स्पिनर अब दिखाई देते हैं और ना ही पूरे बैट्समैन दिखाई देते हैं। सो उसके बावजूद भी उनको टीम के साथ लेकर चला जा रहा है। मेरे ख्याल में अगर शादाब खान की जगह प्रॉपर उस्मान कादिर को चांस दिया जाए सो आई थिंक सो कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि जेन्युइन लेग स्पिन बॉलर हैं, वैरायटीज उनके पास ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू शादाब खान। मेरे ख्याल में एक इफेक्टिव बॉलर साबित हो सकते हैं। या फिर आप अपने मिडल ऑर्डर में जो इनफॉर्म बैट्समैन हैं, प्रॉपर स्पिनर भी हैं, शुरू में भी ओवर कर सकते हैं, इमाद वसीम की जगह रिप्लेस कर सकते हैं मोहम्मद नवाज, आप उनको जो है वो एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर और एज ए बैट्समैन और बैटिंग ऑलराउंडर जो है वो भी टीम में एडजस्ट कर सकते हैं रेदर देन कि आप शादाब खान। अच्छा वैसे मेरा आपसे सवाल है, इसी बात पे मेरा आपसे सवाल है कि शादाब खान को ये सोच के शायद रखा गया है कि फील्डर अच्छे हैं और बैटिंग कर लेते हैं थोड़ी बहुत, तो मुझे बताएं जहाँ पर पहले आपके पास इतने बैटिंग के ऑप्शन मौजूद हैं, शर्जील आप ले आए हैं, रिजवान हैं, बाबर हैं, हफीज़ हैं, हैदर हैं, आसिफ हैं, दानिश हैं, फ़हीम हैं, इतने बैट्समैन होने के बावजूद भी आप शादाब की बैटिंग पर रिलाय हमें करना चाहिए आपके ख्याल में? इतने जब बैट्समैन मौजूद हैं, या तो आपको उनके बैट्समैन पर यकीन नहीं है? अहमद देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया इसी में ये आंसर भी मौजूद है। आप यहाँ पर शादाब खान को मतलब किस नंबर पे आप उनको एडजस्ट करेंगे? आपके पास टॉप ऑर्डर में सारे ही ऐसे बैट्समैन हैं जो कि इन फॉर्म चलते हुए आ रहे हैं, जेन्युइन बैट्समैन मौजूद हैं। फिर आप अगर आप अपने लोअर ऑर्डर में एज एन ऑलराउंडर्स भी देखते हैं तो आप मतलब कि क्या फ़हीम अशरफ से पहले शादाब खान को भेजेंगे? सो अगर फ़हीम अशरफ तक आप जो आपकी बैटिंग टॉप ऑर्डर से या ओपनिंग से चलती हुई आ रही है उनको अगर लेकर चलते हैं सो आई थिंक सो कि शादाब बहुत नीचे आएंगे।
तो जहां पर अगर आपके 7-8 नंबर तक बैट्समैन नहीं चले तो वहां पे शादाब क्या डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, ये एक सवालिया निशान है। सो आई थिंक सो कि आप उनको एज ए बैट्समैन इस टीम के अंदर तो कंसीडर नहीं कर सकते, एज ए बॉलर के तौर पर जरूर जो है वो कुछ इफेक्टिव साबित हो सकते हैं अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया, लेकिन रीसेंट पास की जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो कितनी अच्छी नहीं है। इनकी परफॉर्मेंसेस कुछ इतनी अच्छी नहीं है। अभी हम ओडीआई स्क्वाड पे भी बात करेंगे, पहले मैं ओडीआई का कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना देता हूं, फिर मैं अपने प्रोड्यूसर से पूछूंगा कि ब्रेक में कितना वक्त है, क्योंकि हमने ब्रेक पे भी जाना होगा। मैं जो कॉम्बिनेशन मुझे बनता नजर आ रहा है उस पर बात कर लेते हैं, फिर हम अगर ब्रेक पे जाना हुआ तो फिर ब्रेक से बाद में आके आपसे क्वेश्चन करेंगे और फिर बाकी न्यूज़ पर भी हम चलेंगे। देखिए जो कॉम्बिनेशन हमें नजर आ रहा है कि रिजवान के हवाले से ये बात तो मैं अब खबरें यही बता रही हैं कि चूंकि इतना वीक मिडल ऑर्डर सेलेक्ट किया है हमारे चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने ओडीआईज में, और वहाँ पर सोने पे सुहागा के सऊद शकील थे, वो भी इंजर्ड हो गए मिडल ऑर्डर में, जो एक उम्मीद थे जिनको शायद हारिस सोहेल की रिप्लेसमेंट में रखा गया था, तो उनकी जगह आसिफ अली को शामिल किया गया, तो और मिडल ऑर्डर वीक हो गया। इसका मकसद ये है कि रिजवान ओपन नहीं कर रहे हैं और रिजवान जो है प्रॉबेबली मिडल ऑर्डर में खेलेंगे। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हमें प्रॉबेबल्स जो नज़र आते हैं 11, जिसमें इमाम और फ़खर की ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और फिर 1 डाउन पे बाबर, 2 डाउन पे रिजवान। मिडल ऑर्डर में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, अगर आप 5वें नंबर पे बात करें हैदर अली आ सकते हैं, या फिर सरफराज अहमद को एज अ बैट्समैन भी टीम में शामिल किया जा सकता है, जो एक ऑप्शन है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कैसा होगा। फिर 6ठे नंबर के लिए जो है वो आप अब देखें तो यहाँ पर आपके पास आसिफ अली का ऑप्शन नज़र आता है आपको, और फिर शादाब खान है, इनको भी प्रोमोट किया जा सकता है बैटिंग में मिडल ऑर्डर में, और इसके अलावा फ़हीम अशरफ हैं। और फिर फास्ट बॉलिंग में आपके पास जो ऑप्शन है शाहीन और हसन तो डेफिनेटली टॉप प्रायोरिटी में होंगे और ये खेलेंगे ही। इनके अलावा जो हारिस होंगे, हसनैन होंगे, या फिर जो यंगस्टर मोहम्मद वसीम जूनियर हैं उनको किसी मैच में ट्राई किया जाएगा। ये एक कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। अरशद इकबाल की हम बात करना भूल गए थे, वो भी T20s में शामिल है, माइट भी शायद उनको किसी एक T20 में चांस दे दिया जाए, क्योंकि मिडिल ओवर में उन्होंने कुछ मैचेस में रिसेंटली बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। सो हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद लौट करेंगे तो कुछ ओडीआई कॉम्बिनेशन और मुख्तसर बात करेंगे, फिर हमने कुछ अगली न्यूज़ की तरफ भी बढ़ना है, तो जाना कहीं भी नहीं, हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। अहमद नजीब आपके साथ होस्ट मौजूद, और प्रोग्राम आप देख रहे हैं O2 स्पोर्ट्स। हम बात कर रहे थे ओडीआई कॉम्बिनेशन की, तो सबसे पहले चलते हैं जी शिराजी साहब के पास। शिराजी साहब, ओडीआई कॉम्बिनेशन कैसे लग रहा है? बज़ाहिर तो बहुत से लोगों ने इस पर बात भी की है कि मिडिल ऑर्डर काफ़ी वीक लग रहा है, काफ़ी कमज़ोर है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस नज़र आ रहा है हमें मिडिल ऑर्डर में। देखें, वही बात है। अगर मैं पहले T20 की आप बात कर रहे थे तो वर्ल्ड कप आने वाला है और अभी तक हमारा कॉम्बिनेशन नहीं है। उसी तरह अगर T20 की बात, ओडीआई की बात की जाए तो ओडीआई हम 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे इसीलिए हैं कि हमारा कॉम्बिनेशन अभी तक सेट नहीं है। हमें नहीं पता कि हमने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, किसको बाहर करना है, किसको इन करना है, तो यही मसाइल हमारे साथ चल रहे हैं। अगर मैं ओपनर की बात करूं तो जिस तरह आप कह रहे थे, वो इमाम और फखर हमें देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं ये जो आपने 1 डाउन कहा बाबर का, तो वहां पे मेरे ख्याल में 1 डाउन में अगेन कहूंगा कि हैदर अली को भेजे। बाबर को आप 3rd पे लेके आए और उसके बाद आपके पास आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा, जो रिजवान है उसको मिडिल ऑर्डर में यूटिलाइज करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपके जो नायब कैप्टन है T20 के, उनकी जगह बन जाएगी, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा कमजोर है और फिर आपको बैट्समैन की चाहिए। और वो कहते हैं कि मैंने अपने आप को एज ए बैट्समैन, बैटिंग ऑलराउंडर प्रूव कर लिया है PSL में। आप देखेंगे कि वो कैसी परफॉर्म करते हैं, वो उनकी जगह बन जाएंगी। और फिर इसी तरह आगे अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में क्लीन हिटर हैं तो उनको आप ले लेंगे उसके बाद, और उसके बाद फिर आपकी बॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉलिंग में आपके सामने है शाहीन और हसन अपनी टॉप फॉर्म में है, उनको आप लेंगे। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि नए प्लेयर सिलेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। आप लास्ट टाइम भी देखिए, आप हमारे जो मोहम्मद वसीम साहब हैं वो पॉपुलर डिसीजन तो करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो टीम मैनेजमेंट है जिन्होंने 11 खिलाने होते हैं, वो कोई उनकी इतनी बात मानती नहीं है, या उनका और इनका राब्ता कोई इतना स्ट्रांग नहीं है, इतनी कोई इनकी आपस में डिस्कशन नहीं होती कि ये जितने भी नए प्लेयर्स उनको देते हैं वो उनको उतना मौका नहीं देते, जिस तरह ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे होते हैं कि इसको भी मौका मिलेगा, मैं अगले 5 साल का इसका भी फ्यूचर देख रहा हूँ, इसका भी फ्यूचर देख रहा हूँ। तो आप खुद देख लें कि लास्ट जो साउथ अफ्रीका टूर था उसमें कितने नए लड़कों को चांस दिया गया, इन्होंने सिलेक्ट कितने किए और टीम मैनेजमेंट ने नए खिलाए कितने। तो मेरे ख्याल में इस
टूर पे भी यही हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, यही सवाल अली मेहदी, आपको कैसा कॉम्बिनेशन लग रहा है पाकिस्तान का? क्या मिडिल ऑर्डर आपके ख्याल में हो सकता है प्रोबेबली पाकिस्तान के? क्योंकि ओपनिंग में तो पाकिस्तान के पास ज़्यादा चॉइसेस हैं नहीं, लगता है ये है कि इमाम और फ़खर के साथ ही शायद पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट जाए। देखिए, ये जो हमारा मिडिल ऑर्डर, मैंने इससे ज़्यादा वीक मिडिल ऑर्डर बहुत अरसे से नहीं देखा है। इसलिए क्योंकि इसमें एक तो एक्सपीरियंस नहीं है, साथ में ये है कि अहमद, जब से वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद हमने फोकस ही नहीं किया ओडीआई टीम पे। वो सिर्फ T20s पे फोकस किया, और उसकी वजह से, क्योंकि हम ओडीआई टीम पे हमने फोकस नहीं, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्या है। साथ में जो हमारे जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उन्होंने तो मुझे लगता है बिल्कुल ही नहीं देखा है कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्या है। मिडिल ऑर्डर में देखें, अगर हम देखेंगे इसमें, तो ऑब्वियसली एक तो मोहम्मद रिजवान, वो हमारे एंकर बनेंगे मिड ऑर्डर के लिए। उन पे बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत रेलेवेंस होगा, वो बहुत कोशिश करेंगे। एक तो मोहम्मद हसनैन भी साथ में आपके होंगे। साथ में ये है कि जिस मेरे ख्याल से इस मैच टीम में बिल्कुल शादाब खान की जगह बनेगी। वो एज ए बैट्समैन अगर वो कहते हैं तो एज ए बैट्समैन उसमें भी खेल सकते हैं। और अगर आप पावर हिटर के तौर पे आप देखना चाहते हैं तो साथ में इसमें जो है फ़हीम अशरफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो 3-4 प्लेयर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जिस तरह के मोहम्मद रिजवान है, साथ में आपके हैदर अली है, और साथ में फ़हीम अशरफ। इन तीन बिल्कुल सही, प्लेयर्स बिल्कुल सही है। सही, मैं अवैस की तरफ मूव करूंगा। अवैस, जल्दी से मुझे ये बताइए कि अब्दुल्ला शफीक को सिलेक्ट कर लिया गया है, कोई लिस्ट ए क्रिकेट नहीं खेली, और प्रॉपर यानी अब ये इसी सीजन में उनका डेब्यू सीजन था। लिस्ट ए की बात करें जो अभी रिसेंटली हमने देखा है पाकिस्तान कप में, फिर एक फर्स्ट क्लास मैच के ऊपर उनको पाकिस्तान से T20 क्रिकेट खिला दी गई, और टेस्ट स्क्वाड में भी शामिल कर लिया गया है। एक मैं आपसे सिर्फ ये सवाल जल्दी से करना चाहूँगा कि वसीम जूनियर, अभी उनकी बिस्मिल्लाह हुई है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, फ़ौरन से पाकिस्तानी टीम में लिया, कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। ये कितना अजीब सा मैसेज आपको जाता है कि आपको सिर्फ परसेप्शन के ऊपर कि ये अच्छा कर सकता है उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, और जो अच्छा कर रहे हैं बहुत सारे उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। ये तो इस तरह तो कैप बांटी गई, फिर तो अगले आने वाले सालों में तो फिर तो हर तीसरा प्लेयर पाकिस्तान से खेल जाएगा। एग्जैक्टली देखिए, हमारे शुरू में जो बात की थी एक गेस्ट ने कि प्लेयर्स तो बहुत सारे नए आ जाते हैं लेकिन उनको चांस नहीं मिलता। मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ उनके साथ, और बिल्कुल सही बात उन्होंने की थी। आपके तो ऐसे ओपनिंग बैट्समैन मौजूद हैं कि जो आपको पिछले 2-3 सालों से रेगुलर, बल्कि इससे भी ज्यादा आप कर ले 4-5 साल कर रहे हैं, रेगुलर वनडे क्रिकेट का पार्ट है, इमामुल हक और फखर जमान। सो पाकिस्तान में तो आई डोंट थिंक सो कि मैनेजमेंट जो है वो इतना बड़ा डिसीजन ले सकती है कि इन दोनों के ओपनिंग पेयर के होने के बावजूद जो है वो अब्दुल्ला शफीक को मौका मिल जाए। ऑब्वियसली को दूसरे 2-1 वनडे में अगर ये इन केस ये जोड़ी नहीं चलती तो शायद कि एक आध वनडे मैच में उनको मौका मिल जाए। अदर देन दैट मेरा नहीं ख्याल कि अब्दुल्ला शफीक को इस सीरीज में मौका मिलेगा। अच्छा जी, आगे अगर आप बात करें, बिल्कुल सही आपने बात की है जी कि इस तरह तो ऐसा लग रहा है जैसे कि चीफ सेलेक्टर साहब जो है वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि आपको पता है कि अब थोड़ी सी क्रिकेट डिफरेंट होगी एसोसिएशन क्रिकेट आने के बाद। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है एसोसिएशन के जो करता धरते होते हैं उनकी जानिब से भी कि हमारे लड़के को भी ज़रा चांस दें, तो प्लेयर्स जो है उनको शामिल किया जाता है। सो ये चीज़ ज़रूर आपने सही कहा जी कि बहुत ज़्यादा एक खिचड़ी सी बनती चली जा रही है। हर दूसरे तीसरे टूर में नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है और बगैर चांस दिए कुछ लड़के बाहर भी हो जाते हैं जिससे उनका मोराल जो है वो डाउन होगा। मैं जल्दी से अमर एक बात करना चाहूँगा कि आपने शुरू में बात की थी हमारे मिडिल ऑर्डर की वीकनेस के हवाले से। उसमें कोई शक नहीं है कि हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा वीक दिखाई दे रहा है, और आपके हारिस सुहेल के आउट होने के बाद और फिर उसके बाद सऊद शकील के बाद हमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट अब रहना पड़ेगा बाबर आजम और रिजवान की फॉर्म के ऊपर। रिजवान अच्छा खेल रहे हैं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनको टॉप ऑर्डर के अंदर ज़्यादा मौका मिलना चाहिए और उनकी फॉर्म से जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। और बाबर आजम को एज ए कैप्टन और एज ए जेन्युइन बैट्समैन और अच्छी फॉर्म में भी है, उनको पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमें ये होगा अमर कि चूंकि पाकिस्तान जो है पिछले 2-3 अगर वर्ल्ड कप के बाद आप देखते हैं वनडे क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं खेला पाकिस्तान। सो इमाम और फखर जो है ऑब्वियसली उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, और वो बैट्समैन जो कि वनडे क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पर पिछले 1-2 सालों में नहीं खेले उनके ऊपर जरा ज्यादा प्रेशर होगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हमने कुछ ओडीआई स्क्वाड और T20 स्क्वाड की जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर बात की, किस तरह का एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है, अपने एक्सपर्ट से राय जानने की कोशिश की। इस वक्त हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ जो हमने डिस्कशन करनी है, जिसके ऊपर वो है जी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट, इसके हवाले से जो कि कोयटा में जिसका आगाज़ हो चुका है जी, और जो वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान साहब हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इसमें बड़े ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं और सबसे अच्छी बात
बात यह है कि पाकिस्तान का जो कौमी खेल हॉकी है उसमें बलूचिस्तान में जिस तरह का इवेंट कराया गया, क्योंकि जाम कमाल साहब जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है, इन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत गैर मामूली दिलचस्पी दिखाई है। इस कुछ अर्सा कबल आप गवादर का जो क्रिकेट स्टेडियम था वहाँ पर कुछ उसके हवाले से अगर आप देखें तो अब उसके बाद हॉकी के हवाले से आप देखें, और इवन कुछ अर्सा पहले उन्होंने काफ़ी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी दावत दी थी, उनको भी कहा था कि आप आएँ यहाँ पर कवरेज करें, आपको पूरी सहूलियात दी जाएंगी। मैं अरसलान शिराजी साहब से जानना चाहूँगा कुछ हाल अहवाल बताइए जी, ये जो बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड हॉकी कप टूर्नामेंट चल रहा है, इसके हवाले से कुछ डिटेल बताएं, कोई एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर करें, और कितना फायदा देगी बलूचिस्तान में हॉकी के खेल के फरोग के लिए। देखो अमर, बड़ी देर की मेहरबान आते आते मेरे ख्याल में ये बड़ा पहले इस तरह का होना चाहिए था। हमारी जो कौमी खेल है हॉकी, ये पूरी तरह तबाह हो चुकी है, और मेरे ख्याल में ये एक वो डूबते को तिनके का सहारा के एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। फिर भी मैं बलूचिस्तान हुकूमत को इसका क्रेडिट दूंगा कि इस कोविड के माहौल में, इस तरह के मसले मसाइल में उन्होंने एक बड़ा अच्छा अरेंज किया। आज तीसरा दिन है उसका, और बड़े अच्छे मैचेस जा रहे हैं, कुछ वन साइडेड भी हैं, लेकिन कुछ कहीं पे हमें बड़ा अच्छा यानी प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं, और एक हमारा प्राइवेट स्पोर्ट्स चैनल उसे दिखा रहा है। ये बड़ी बात है। जिस तरह हम क्रिकेट की बात करते थे कि ये जो नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, जब ये टीवी पे ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं तो जो प्लेयर्स होते हैं वो बड़ी जान मारते हैं और उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है, लाइव दिखाया जा रहा है एक चैनल पे, और वो उससे हमें भी पता चल रहा है कि कोई नया प्लेयर आ रहा है, कैसा है, क्योंकि हम ग्राउंड में वहां पे कोविड के हालात है, अगर चाहे भी तो वहां पे जाके कवर नहीं कर सकते। तो बड़ा मजे का ये एक टूर्नामेंट हो रहा है इस माहौल में, और मैं इसका तमाम तर क्रेडिट दूंगा। और जो हमारी नेशनल टीम में जो जिस तरह की परफॉर्मेंस है, और जिस तरह हमें सुबकी उठानी पड़ती है कि हमें वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है और ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ता है, तो इस तरह के अगर टूर्नामेंट्स होने लग पड़े तो इतना टैलेंट पाकिस्तान में है कि ये जो सुबकी हम उठाते हैं, हमारा वो पुराने वाला जो इरा है वो पूरी तरह तो पीछे ना आए, लेकिन हमें कम से कम ये क्वालिफाइंग राउंड से जान छूट जाएगी। बिल्कुल जी, क्वालिफाइंग राउंड से जान छूट जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि जब इसकी इफ्तिताई तकरीब में एक खास मार्च का एहतमाम किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे नामवर हॉकी के ओलंपियंस, जिसमें उस्मान शेख हैं, शकील अब्बासी की बात करें, फिर ज़िशान अशरफ की बात करें, अमाद शकील भट्ट साहब, असगर याकूब, मुजाहिद अफजल साहब, और इस तरह के दीगर बहुत बड़े नामों ने शिरकत की, जो कि बड़े मारूफ नाम है हॉकी के हवाले से बात की जाए। सो ये हमने कुछ बात की है हॉकी के ऊपर, और ये टूर्नामेंट के मैचेस जारी और सारी हैं, उसमें मुख्तलिफ टीमें अपने अपने जौहर दिखा रही हैं, और ये पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में हॉकी की फ़रोग के लिए, तरक्की के लिए, फलाह बहबूद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ये खेल बहुत आगे की तरफ बढ़ेगा। अब जल्दी से बात करते हैं पाकिस्तान की जो अंडर 19 टीम है, उसका ऐलान कर दिया गया जिसने दौरा बांग्लादेश के लिए जाना है, और मैं जल्दी से नाम आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जिसको बांग्लादेश का टूर करना है जी, इसमें लिस्ट हमारे पास मौजूद है, इसमें शामिल हैं जी। बैट्समैन की बात की जाए तो अब्बास अली हैं, अब्दुल फसी हैं, अब्दुल वाहिद बंगलजई हैं, फ़हद मुनीर हैं, माज सदाकत हैं, मोहम्मद इरफान नियाजी हैं। अच्छा, मोहम्मद इरफान नियाजी बड़ा एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको भी फर्स्ट क्लास में भी मौका दिया गया, पाकिस्तान कप में भी मौका दिया गया, और इनकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। इस पर फिर किसी प्रोग्राम में बड़ी तफसील से बात करूंगा कि इरफान नियाजी ये हर स्क्वाड में कैसे आ जाते हैं विदाउट परफॉर्मेंस। ये एक स्टिल मेरे लिए एक अजीब सी बात है। मोहम्मद शहजाद हैं, कासिम अकरम बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर, और खबरें आ रही हैं कि शायद इन्हें कप्तान बनाया जाए अंडर 19 टीम का। रिजवान महमूद शामिल हैं, विकेट कीपर्स में 2 विकेट कीपर लेकर जा रहा है पाकिस्तान, जिसमें हसीबुल्लाह हैं और रज़ा उल मुस्तफ़ा हैं। स्पिनर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आलियान महमूद हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर के स्क्वाड में आपको पहले एक बार नज़र आए थे, अली असफंद हैं, अरहम नवाब हैं, और फैसल अकरम जो कि अभी प्रैक्टिस मैचेस में खेल रहे हैं, यंग लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, बड़े टैलेंटेड स्पिनर हैं। फिर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो अहमद खान हैं, आसिम अली हैं, मुनीब वासिफ हैं, ताहिर हुसैन, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेले थे गुज़िश्ता, और ज़ीशान ज़मीर जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड में भी आपको सेलेक्ट हुए थे रिसेंटली। तो ये हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं कुछ स्केड्यूल की बात करूँ तो 12 अप्रैल को पाकिस्तान ढाका जाएगा, 16 से 18 अप्रैल को एक ट्रेनिंग मैच होगा, उसके बाद 4-डे मैच खेला जाएगा सिलहट में 19 से 22 अप्रैल तक। 26 अप्रैल को पाकिस्तान पहला, 28 को दूसरा, 30 को तीसरा एक रोज़ा मैच खेलेगा, और फिर चौथा मैच 3 मई को खेलेगा, 5 मई जो एक रोज़ा मैच है वो 5 मई को, और फिर पाकिस्तान की वापसी हो जाएगी। तो ये कुछ डिटेल थी पाकिस्तान की टीम की जो अंडर 19 टीम दौरा करेगी बांग्लादेश का, कि जल्दी से कि मैं अपने मेहमान जो अरसलान शिराजी साहब हैं,
इनसे एक एक वर्ड जानना चाहूँगा कि कहते हैं कुफल टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर क्लब क्रिकेट और जो नीचे लेवल की क्रिकेट के ट्रायल उसकी आगाज़ हो चुका है, बोर्ड को ख्याल आ गया। वन लाइनर आंसर चाहूँगा अली मेहदी से। सबसे पहले मैं अरसलान शिराजी से, फिर अली मेहदी, फिर अवैस के पास जाऊँगा। देखें, कुफर टूटा खुदा खुदा करके आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इस पे तनकीद भी हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल में चीजें मुस्बत सिमत में जा रही हैं और इसका फायदा पाकिस्तान क्रिकेट को होगा। ठीक है। अली, आप क्या कहेंगे जो बिलाखिर ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट का जो है वो उसका रिवाइवल होने जा रहा है? देखिए, जो ग्रास रूट का लेवल है, मेरे ख्याल से हम देखो आहिस्ता आहिस्ता हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मतलब देखें, कुछ साल पहले तो बहुत ही खराब था, लेकिन अब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से कुछ आपको देखेंगे, कुछ उभरते हुए सितारे ऊपर आएंगे। तो ग्रास रूट लेवल इज ऑन द राइट ट्रैक। अवैस, आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे लेवल के ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं और आपको कितनी उम्मीद है इस नए सेटअप से? जी अमर, पहले तो यही कहना चाहूँगा कि जाहिर सी बात अच्छा इनिशिएटिव है। वो तमाम क्लब के लड़के जो कि पिछले 1-2 सालों में बिल्कुल आप समझ लीजिए कि क्लब क्रिकेट उनको नहीं मिल रही थी, उनका दोबारा से क्रिकेट का आगाज़ होगा और दोबारा से वो ग्राउंड्स का रुख करेंगे, एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जाहिर सी बात है, आप भी जो कि इस्लामाबाद क्रिकेट से काफ़ी ज़्यादा आपका ताल्लुक रहा है, हम भी इधर ही रहे हैं, तो हमें पता है कि जब क्लब की रजिस्ट्रेशन होगी और सिक्योरिटी का जो अमल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। और इस दफ़ा भी कुछ ऐसी ही खबरें भी सामने आ रही हैं और कुछ मैंने भी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि वो भी कुछ ऐसे बोगस बिल्कुल। इस पे अवैस हम अलग से एक प्रोग्राम भी करेंगे। थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। और व्यूअर्स, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने हॉकी पे बात की, कुछ पाकिस्तान के क्रिकेट के सेटअप के ऊपर की है, कुछ पाकिस्तान के जनूबी अफ्रीका पे क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है उस पर बात की है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का प्रोग्राम O2 स्पोर्ट्स में। अपने सारे मेहमानों का, अरसलान शिराजी साहब, अली मेहदी और अवैस खट्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारे साथ थ्रू आउट द प्रोग्राम वो मौजूद रहे। ऐसी ज़बरदस्त एपिसोड्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। टिल देन मुझे दीजिएगा इजाज़त। O2 स्पोर्ट्स से अहमद नजीब आपको कहता है खुदा हाफिज़।